हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर में जो आपका शिक्षा शास्त्र का 6 पेपर है, उसमें आपका शिक्षा शास्त्र में मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है, इंग्लिश में है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की जो यूनिट फर्स्ट है वो अपलोड कर दी है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इसी नाम से, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपकी जो भी कोई भी इससे रिलेटेड जो भी कोई मैटर है मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा और जो वीडियो है मैं इसी में ऐड कर दूंगा। मैं अपनी जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस के लिए भी, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी, जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे यूनिट फर्स्ट ये थे मेजरमेंट के, जिसमें क्वेश्चनर से रिलेटेड आते हैं, और अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं मिल रहे एमसीक्यूज़ के, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन्हें। अभी इस पार्ट में मैंने जो कलेक्ट किए हैं वो 256 क्वेश्चन हैं, तो मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं इसको फिर 2-3 पार्ट में बना दूँगा। ठीक है व्यूवर्स, आप सभी बच्चे इसके मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मैंने आपका जो एजुकेशन फिफ्थ का पेपर है आपका बीए थर्ड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का न्यू ट्रेंड्स इन इनोवेशन एजुकेशन मैनेजमेंट का, वो मैंने लास्ट वीक ख़त्म करवा दिया था, तो आप उसको मेरी उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। चलिए व्यूवर्स, डिस्कस करते हैं। यूनिट सेकंड सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों हैं। एक शिक्षाविद सांख्यिकी को क्या मानता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉटफ्रायड अकेनवाल को, ठीक है, गॉटफ्रायड अकेनवाल को। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो वो किया गया 1749 ईस्वी में। ठीक है, 1749 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में सांख्यिकी क्या है, तो तथ्यों का संकलन भी है, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण भी है और तथ्यों का वर्गीकरण भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त या सबसे अच्छी परिभाषा या सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है, तो वो दी है होरेस सेक्राइस्ट ने, ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी के नियम हैं, तो इनमें जो दिए गए हैं वो है आपका सार्वभौमिक। सांख्यिकी की विधियां मध्यमान, प्रस्तुतिकरण तथा प्रामाणिक विचलन है, तो तीनों सही हैं, मध्यमान भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और प्रामाणिक विचलन भी है। ठीक है, तो सही है ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। विजातीय समंकों से प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, तो वो होते हैं भ्रामक। प्राप्त आंकड़ों से सांख्यिकी में किसकी गणना सरल की जा सकती है, सरलतापूर्वक की जा सकती है, तो वो की जा सकती है प्रामाणिक विचलन की। ठीक है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है, तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है बाउले ने। सांख्यिकी किस प्रकार के आंकड़ों की उपयुक्त व्याख्या करता है, अव्यवस्थित। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाविताओं का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है,
बॉडिंगटन ने। सभी संख्याएं समंक नहीं होती, यह कथन है किसका? स्पर एंड बोनिनी का। ठीक है। सांख्यिकी किस तथ्य का स्थिर साथी है? तो वो है प्रयोगों का। सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह कथन है क्रॉक्सटन एवं काउंटेन का। सांख्यिकी के कार्यों को हम बांट सकते हैं 4 भागों में। सांख्यिकी का मुख्य कार्य है प्रदत्तों को इकट्ठा करना। सांख्यिकी व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार करने में सहायक होती है, यह कथन है बाउले का। वर्गीकरण में सभी वर्ग ऑप्शन ए अपवर्जी होने चाहिए। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ठीक है, तो ये कौन सी है? तो ये है आपकी समावेशी नीति। ठीक है, चलिए, सांख्यिकी की विधियां किस आधार पर पूर्व कथन करती हैं? ठोस आधार पर। वर्गीकरण का आधार होना चाहिए व्यापक। वर्गीकरण में समंक होने चाहिए, तो वो होने चाहिए सजातीय। वर्ग सीमाएं किस आधार पर बनाई जानी चाहिए? तो वो बनाई जानी चाहिए अपवर्जी आधार पर। वर्ग सीमाएं यथासंभव होनी चाहिए पूर्णांक में। वर्ग अंतराल इक्वल टू, तो वो होता है L2 माइनस L1, यानी लिमिट सेकेंड माइनस लिमिट फर्स्ट। ऐसे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से संख्या में मापा जा सकता है कहलाते हैं चर, और इंग्लिश में कहते हैं इन्हें हम वेरिएबल। वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? वो है प्रथम चरण। किसी वर्ग में निचली एवं अपूर्ण सीमा के मध्य स्थान को कहते हैं, तो कहते हैं मध्य बिंदु। खंडित चरों के लिए अधिक उपयुक्त है समावेशी रीति। वर्ग सीमाएं ज्ञात करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वर्ग सीमाएं देखिए यथासंभव पूर्णांक में हो, अपवर्जीय आधार पर बनाई जाएं और इस प्रकार बनाई जाएं कि प्रत्येक इकाई का किसी न किसी वर्ग में प्रवेश आवश्यक हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वर्गीकरण में सभी वर्गों का विस्तार होना चाहिए समान। कालानुसार श्रेणी जो टाइम सीरीज होती है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि समय स्वतंत्र चर और समंक आश्रित चर होते हैं। खंडित चर देखिए, खंडित चर जो होते हैं वो अविभाज्य भी होते हैं, एक दूसरे से निश्चित अंतर लिए होते हैं और पूर्णांक में होते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। डैश सारणियन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, यह कथन है ब्लेयर का। निम्नलिखित में सारणियन का कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन बी कि सारणियन द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों का प्रदर्शन किया जा सकता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। ठीक है, चलिए L1, अब आपको ये फार्मूला बताना है। तो ये है आपका m-1/2, ठीक है, और L2 का होता है m1 + 1/2, ठीक है, सॉरी m + 1/2। L1 में होता है स्मॉल m -1/2 और L2 इक्वल टू होता है स्मॉल m + 1/2। से कम संचयी आवृत्ति वितरण में ऑप्शन ए निचली सीमा को छोड़ा जाता है,
वर्गीकरण में सभी वर्ग क्या होने चाहिए? अपवर्जी होने चाहिए। वर्ग विस्तार का मध्य बिंदु होता है क्लास इंटरवल का, है ना, वर्ग विस्तार का जो होता है L2 माइनस L1 अपॉन 2। अपवर्जी आवृत्ति बंटन में 20 सम्मिलित किया जाएगा। किसमें? 20 से 30 के वर्गांतर में। ठीक है, ये 23 एक्चुअली गलत है, तो 20 से 23 नहीं है, वो 20 से 30 वर्गांतर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपवर्जी आवृत्ति बंटन एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ष की निचली सीमा, ऑप्शन सी, के बराबर होती है। एक वितरण में आवृत्ति का योग अंतिम वर्ग की संचयी आवृत्ति, ऑप्शन बी, के बराबर होता है। गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है, देखिए इसमें है ऑप्शन बी की जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या। ठीक है, समंक बनते हैं, तो जो समंक बनते हैं वो एक्चुअली सजातीय तथ्यों तथा संख्याओं के समूह द्वारा बनते हैं। एक वितरण में आवृत्तियों का योग अंतिम वर्ग की संचयी आवृत्ति सी के बराबर होता है। प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं, जो पब्लिश हो जाते हैं वो होते हैं प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा। सांख्यिकी के आंकड़े निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, देखिए वो प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं और वो तृतीयक भी हो सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के। वर्गीकरण में वर्गों की रचना का आधार है, तो वो है अनुसंधान उद्देश्य। वर्गीकरण में सभी वर्ग, ऑप्शन ए, अपवर्जी होने चाहिए। सारणीयन का अर्थ, ऑप्शन सी, तथ्यों को तालिका में व्यवस्थित सजाना। समानता और भिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में तथ्यों को बांटने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण के द्वारा नहीं किया जाता है तथ्यों की भिन्नता को दूर करने का काम। वर्गीकरण संभव नहीं है, ऑप्शन सी, जब इकाइयां उस विशेषता के आधार पर समान हो जिस आधार पर वर्गीकरण किया जाना है। वर्गीकरण के उद्देश्यों में से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या कि तथ्यों के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देकर जटिल व्याख्या करना। दो परस्पर विरोधी प्रकृति के तथ्यों के प्रदर्शन के लिए किस दंड चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? द्विदिशा दंड चित्र का। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्टैटिस्टिक्स के बुक्स में बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के दे रहे हों या आपके अगर कोई जानकार हो तो आप उनको ये क्वेश्चंस भेज सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, ठीक है ना, या बीएड एंट्रेंस के लिए भी। विचलन दंड चित्र प्रदर्शित करते हैं, देखिए ना तो वो दो परस्पर विरोधी प्रकृति के तथ्य होते हैं, ना दो समान प्रकृति के तथ्य होते हैं, और इन दोनों में से भी कोई नहीं होते। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। साधारण आयात चित्र में ध्यान रखा जाता है लंबाई व चौड़ाई दोनों का। जी रेखा चित्र मिलने से बनता है, क्या बनता है? मौलिक समंग वक्र, समंक वक्र। आवृत्ति वक्र के निर्माण के लिए बनाना आवश्यक है आवृत्ति बहुभुज। समंकों के मध्य बहुत अधिक अंतर होने पर बनाए जाते हैं वर्ग चित्र। निम्नलिखित विधियों में से सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन बी कि अंतर विभक्त दंड चित्रों में तुलना करना
सरल होता है। निम्नलिखित में असत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही है, मतलब असत्य कथन कि चित्र जो है वो तुलनीय नहीं होते। ठीक है, एक विमीय चित्र से, देखिए तीनों सही है कि चौड़ाई एक समान होती है, चौड़ाई का मापदंड से कोई संबंध नहीं होता, ये उदग्र या क्षैतिज हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी सत्य हैं इसमें। ठीक है, जब दो तथ्यों की परस्पर तुलना करनी होती है जो अनेक भागों में विभक्त है, तब ऑप्शन सी कि अंतर विभक्त दंड चित्र का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। तो देखिए सही कथन है ऑप्शन बी की काल श्रेणियों के लिए बिंदु रेखीय विधि अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, खंडित श्रेणी के समंकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं रेखा आवृत्ति चित्र। गार्टन विधि द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? माध्यिका का। आवृत्ति वक्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए आवृत्ति आयत चित्र बनाना भी और आवृत्ति बहुभुज बनाना भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। जब रेखा पर मौलिक समंकों को अंकित किया जाता है तो उससे बने चित्र कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं निरपेक्ष कालिक चित्र। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए सही है कि आनुपातिक मापक अंक गणितीय दर से बढ़ता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन सी सही है कि सांख्यिकी चित्रों की तुलना में बिंदु रेखा का निर्माण अधिक कठिन है। ठीक है, अधिक कठिन है। बिंदु रेखीय विधि द्वारा बहुलक ज्ञात करने के लिए कौन सा चित्र बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा आवृत्ति आयत चित्र। आवृत्ति वक्र निर्माण के लिए सर्वप्रथम किसका निर्माण आवश्यक है? देखिए आवृत्ति आयत चित्र का भी और आवृत्ति बहुभुज का भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। सामान्य वक्र की विशेषता है, तो तीनों ही हैं सही कि सममित बटन में आवृत्तियां शून्य से धीरे धीरे बढ़ती हुई अधिकतम आवृत्ति तक पहुंच जाती हैं, वहां से उसी क्रम और गति से धीरे धीरे घटती हुई शून्य हो जाती हैं और यह वक्र घंटाकार होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी सत्य। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रमय प्रदर्शन की सीमा नहीं है? तो वो है समय की बचत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रमय प्रदर्शन के महत्व से संबंधित नहीं है? भ्रामक निष्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमा चित्र नहीं है? वर्ग चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र नहीं है? देखिए ना तो आयत चित्र, ना वर्ग चित्र और ना ही वृत्त चित्र, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र नहीं है? तो वो है चित्रलेख। वह कौन सा चित्र है जिसमें चित्रों में विषय संबंधी अंकों को दर्शाने हेतु उसका वास्तविक चित्र ही दे दिया जाता है? तो वो है चित्रलेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमा चित्र है? देखिए सरल दंड चित्र भी है, उपविभाजित दंड चित्र भी है और प्रतिशत दंड चित्र भी है ना? सही आंसर है, उपयुक्त सभी। किन चित्रों में लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को समान महत्व दिया जाता है? द्विविमा चित्र को। वह कौन सा रेखा चित्र है जिसमें समय अर्थात वर्षों, महीनों, दिनों इत्यादि के अनुसार दी हुई संख्याओं व उनमें होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो है कालिक चित्र।
वह कौन सा रेखा चित्र है जिसमें आवृत्ति वितरण में होने वाली परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो है आवृत्ति वितरण बिंदु रेखा चित्र। वृत्ताकार चित्र को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो वो होता है पाई चित्र। पाई का मूल्य क्या होता है आप सब जानते ही हो, 22/7। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन चित्र नहीं है? पाई चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन चित्र है? तो देखिए, घनाकार चित्र भी है, बेलनाकार चित्र भी है और गोलोबाकार चित्र भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आलेखों की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है? तीनों, कि सामग्री को सरल बनाना, सामग्री को आकर्षक बनाना और तुलना में सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आलेखों का दोष नहीं है? आकर्षक प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कालिक चित्र, जिसे हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है मिश्रित कालिक चित्र। तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन सी, चित्रों द्वारा तथ्यों का आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन होता है। स्तूप चित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, प्राय विभिन्न आयु वर्ग के पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या दिखलाने के लिए। बिंदु रेखा चित्रों द्वारा तथ्यों के बारे में। ऑप्शन डी, कि सांख्यिकीय तथ्यों का परिशुद्ध प्रदर्शन संभव होता है। ठीक है। ग्राफ पेपर का स्पष्ट विभाजन होता है 5 और 10 के खानों में। व्यून्यष्टक, जिसे मोड कहते हैं, वो क्या होता है? प्रक्षेपण, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करते समय मापदंड में यदि परिवर्तन किए जाएं तो नई श्रेणी के समांतर माध्य में क्या होगा? तो ऑप्शन ए, परिवर्तन उसी अनुपात में होगा। ठीक है। सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो वो होता है n/2। ठीक है। भूयष्टक माध्य और माध्यिका में कौन सा संबंध सही हो सकता है? तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। माध्य फिर ग्रेटर देन माध्यिका फिर ग्रेटर देन भूयष्टक। ठीक है। अल्प असममित आवृत्ति वितरणों की स्थिति में सत्य संबंध है, तो वो है आपका मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये फार्मूला है। तैयार कपड़ों के माध्य आकार के लिए उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो वो है भूयष्टक यानी मोड। ठीक है, या बहुलक, दूसरा नाम क्या है इसका? बहुलक, याद रखेंगे। आवृत्ति आयत चित्र की सहायता से अनुमानित मान प्राप्त किया जा सकता है, वो भी बहुलक या मोड की सहायता से या भूयष्टक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य गणितीय माध्य है? तो वो है माध्यिका। एक, अल्प असममितीय आवृत्ति वितरण में यदि समांतर माध्य 24 है और भूयष्टक यानी कि बहुलक मोड 21 है तो माध्यिका का मान क्या होगा? तो वो होगा 24। 3, 4, 6, 8 की माध्यिका क्या होगी? ठीक है, आप इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे, ये तो इस क्वेश्चन में दे ही रखा है ना। फार्मूला लगाएंगे साइज ऑफ n+1/2 एथ आइटम, तो आंसर आएगा आपका 5। मध्यांक, ऑप्शन बी कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाए पदों में मध्य पद पर है। ठीक है। मध्यांक ज्ञात करने के लिए सूत्र, ये जो देखिए आपको सूत्र दे रखा है, तो
तो उसमें एफ क्या है? एफ जो है वो ऑप्शन बी सही है कि मध्यांतर वर्गांतर से पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति है, बहुलक, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, बहुलक अत्यधिक आवृत्ति वाला पद होता है, जानते ही हैं आप। निम्न पद मूल्यों का बहुलक होगा, है ना। तो वो क्या होगा? 7। 7 देखो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए 7 आंसर है। समांतर माध्य निकालने की संक्षिप्त विधि के लिए सूत्र m = a प्लस डैश में a क्या है? तो a है आपका कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। आंकड़े 8, 9, 4, 3, 15, 9, 5 माध्यांक हैं, तो इसका जो आपको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 8। किसी विद्यालय के 5 शिक्षकों की औसत आयु 24 वर्ष थी, उसमें से एक शिक्षक जिसकी आयु 30 वर्ष थी विद्यालय छोड़कर चला गया। अब शिक्षकों की औसत आयु अर्थात आयु का समांतर वाध्य वर्ष में होगा, कितना होगा? तो वो होगा 22.5, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 संख्याओं का एक समूह का एक समांतर माध्य 4 है। इसमें 20 संख्याओं का दूसरा समूह मिला दिया जाए जिससे सम्मिलित समूह का समांतर माध्य 6 है, तो दूसरे समूह का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन वो कितना होगा? तो वो होगा 7। 15 कर्मचारियों की कुल वेतन प्रति माह 1,53,305 रुपये है, तो 1,53,305 डिवाइडेड बाय 15 क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है ऑप्शन बी कि प्रति कर्मचारी प्रति माह औसत वेतन, ठीक है, जब डिवाइड कर देते हैं तो। 7 प्रक्षेपणों की एक श्रेणी का समांतर माध्य 10 है और 3 प्रक्षेपणों या प्रक्षेपणों की एक दूसरी श्रेणी का समांतर माध्य 5 है। दोनों श्रेणियों को एक साथ मिला दिया जाए तो 10 प्रेक्षणों का श्रेणी का समांतर माध्य होगा, तो वो होगा 8.5। किसी श्रेणी के समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग, ठीक है, डेविएशंस का योग होता है 0। यदि 3, 4, x 8 का समांतर माध्य 6 है तो x कितना होगा? 9 होगा, ऑप्शन डी। 20 प्रक्षेपणों का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो नए प्रक्षेपणों का समांतर माध्य होगा 24। एक आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य 5 है। यदि प्रत्येक आवृत्ति के गुणा कर दिया जाए तो अब समांतर माध्य होगा 5। प्रक्षेपणों 9, 8, 27, 36, 45 का समांतर माध्य है। तीनों को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 25, ठीक है। मनोहर एक दुकान से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दूसरी दुकान से 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम खरीदता है। यदि वह प्रत्येक दुकान से 10 रुपये के आम खरीदता है तो औसत दर रुपये प्रति किलोग्राम होगी, तो वो होगी ऑप्शन बी 20 और 30 रुपये का समांतर माध्य, ठीक है, 25 रुपये। 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 5 परीक्षार्थी या विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। 10 पास विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये थे। सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी? तो वो होगी 6। गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी माध्य है, तो वो है माध्यिका। व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग 0 होता है, किससे? समांतर माध्य से। कौन सा माध्य चरम अवलोकनों या मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है? तो वो होता है समांतर माध्य।
तो व्यूअर्स लगभग आधे घंटे की वीडियो बन गई है, तो इससे आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा पार्ट नंबर 3 में। और कुछ जो है अभी क्योंकि 2 यूनिट और है, लेकिन आगे की 2 यूनिट में क्वेश्चंस कम है, तो मैं और क्वेश्चंस भी आपको आगे की वीडियो में दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।